नमस्कार दोस्तों, MSR पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं महीप सिंह राठौड़। आज अपन प्रश्नोत्तरी प्लेलिस्ट में नंबर 2 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में आपको कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया समझाया के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए थे। और आज अपन कक्षा 10 चैप्टर सेकंड अम्ल, क्षार व लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो RBC, CBSE, ICSI बोर्ड में जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रश्न मैंने 30 प्रश्न छांटे हैं दोस्तों, इन 30 प्रश्नों से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण के चैप्टरों में से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, अच्छी तरह से देखना। इसमें मैं सभी क्वेश्चन आंसर को समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे प्रश्न आंसर बनाए गए। ये क्वेश्चन है मेरे द्वारा कुछ पिछले साल के पेपरों से भी ये क्वेश्चन लिए गए। मोस्ट हैं जो RPC के हैं या दिनेश जैन बोर्ड के हैं या अन्य बोर्डों से भी लिए गए हैं दोस्तों। इसलिए ये एक पैकेट सामग्री है, वो बहुत ही अच्छी सामग्री बनाई गई है। तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, अगर आपके परिवार में कोई अम्लता से पीड़ित है, अम्लता यानी दोस्तों एसिडिटी, अगर आपके परिवार में कोई एसिडिटी से पीड़ित है तो कौन सा उपचार सुझाएंगे? अगर किसी की एसिडिटी हो गई है आपके परिवार में, तो आप कौन सा सुझाव है, वो आप कौन सा इनमें से निम्न में से A, B, C में? तो A में है नींबू पानी, B में है आपके सिरका या इसको अपन बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, और तीसरा है दही, और चौथा है दूध। तो इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आप सोच के देखें और फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा है। उसी प्रकार लिटमस पत्थर को नीला से लाल करता है, नीला से लाल यानी ब्लू से रेड, ब्लू से दोस्तों रेड कौन करता है? लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कौन करता है? तो ये भी आप जैसे अम्ल है, क्षार है, लवण है, या इसमें से कोई नहीं, यानी लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कौन करता है? एसिड है, बेस है, साल्ट है, या नन ऑफ दीज। ये आपके क्वेश्चन है। तो जैसे अपन पहले क्वेश्चन का आंसर मैं अब दे देता हूं कि एसिडिटी से पीड़ित है तो कौन सा उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए B ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सिरका व बेकिंग सोडा लेने चाहिए, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के हैं, बेस प्रकृति के होते हैं, तो एसिड को बेस खत्म करता है। इसलिए इसको, अगर आपके परिवार में कोई अम्लता से पीड़ित है, उसको बेस का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसमें बेस है सिरका और बेसिक बेकिंग सोडा दोस्तों। और लिटमस पत्थर को नीले से लाल करता कौन है? तो इसमें दोस्तों आएगा एसिड है, वो नीले से लाल करता है। क्षारक स्वाद में होते हैं, तो दोस्तों क्षारक हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? तो क्षारक स्वाद में, या आप थोड़ा सा देखो कि कैसे होते हैं। तो स्वाद में क्षारक कैसे होते हैं, और फिर स्वाद में खट्टे होते हैं। तो खट्टा अपन को स्वाद में कौन सा लगता है, कौन सा पदार्थ खट्टे हैं, और क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये चीजें नॉर्मल क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आ जाते हैं कई बार, इनका पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो क्षारक स्वाद में होते हैं, तो इसमें क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों? तो क्षारक स्वाद में हो जाएंगे आपके कड़वे दोस्तों। A% से ये क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। और अब क्षारक अगर कड़वे होते हैं तो दोस्तों स्वाद में खट्टे कौन होते हैं फिर? तो इसमें स्वाद में खट्टे आपके हो जाएंगे, इसमें अम्ल, एसिड है जो स्वाद में कड़वे हो जाते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अम्ल है, तो निम्न में से कौन अम्ल है? जैसे यहाँ पर दे रखा है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर दे रखा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसमें से उपरोक्त सभी यानी D ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सभी अम्ल हैं, ये सभी के सभी अम्ल की श्रेणी में आते हैं। तो निम्न में से अम्ल है जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये सारे के सारे अम्ल हैं। और दोस्तों थोड़ा सा अम्ल की पहचान भी होती है, अगर आप याद नहीं रख सकते सूत्र, तो इसमें पहचान भी होती है। पहचान क्या होती है कि जिसमें H आ जाए स्टार्टिंग में, जैसे ये H है, ये H है, ये H है, तो जिसमें H है वो अम्ल होते हैं। और तो ये एक अपन ऐसे पहचान सकते हैं, एक नॉर्मली मैंने आपको बताया, इसमें ये कोई नियम नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्षार है दोस्तों। तो क्षार जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साबुन पानी, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी उपरोक्त सभी आएंगे।
क्योंकि साबुन पानी भी क्षारीय विलयन ही होता है, वो NaOH या KOH का विलयन ही साबुन पानी होता है। तो अब दूसरा, जैसे मैंने अभी दोस्तों बताया कि अम्ल है, एसिड है। एसिड कौन सा है? तो एसिड है H जिसमें होता है वो एसिड होता है। तो इसी प्रकार क्षार की यानी बेस की भी कुछ पहचान होती है दोस्तों। वो इसमें OH आयन पाए जाते हैं। ये OH आयन वो बेस होते हैं यानी क्षार होते हैं। तो इसमें ये सभी तीनों ऑप्शन है, ABC तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिटमस पत्थर यानी लिटमस पेपर को लाल को नीला करता है। तो लिटमस पेपर रेड को ब्लू, ये आ गया रेड को ब्लू कौन करता है? लिटमस पेपर तो रेड को ब्लू करता है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ब्लू को रेड कौन करता है, तो ब्लू को रेड करता है अपना एसिड होता है। ब्लू को रेड करते हैं तो वो एसिड होता है। लेकिन अब बेस है उसका उल्टा हो गया, रेड को ब्लू करता है, इसका मतलब वो बेस होगा, क्षार होगा दोस्तों। तो इसमें अपन बेस कर देंगे, क्षार कर देंगे। यानी एसिड है, एसिड तो करता है ब्लू को रेड, और बेस करता है रेड को ब्लू। तो लिटमस पेपर रेड को ब्लू यानी कौन करता है? तो ये करता है बेस दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है अपने, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों? तो इसके बारे में भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो ये क्या MgOH का होल ट्वाइस 2, या फिर B में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और C में है वह भी दोनों, और D में इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी है इसमें, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो इसका फॉर्मूला है, ये इसका नाम है। ये दोनों सही है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो गया A व B दोनों सही। तो ये तीसरा ऑप्शन राइट हो गया, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है कि अगर एसिडिटी हो जाती है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिससे एसिडिटी दूर हो जाती है। क्योंकि ये बेस है, क्षार है दोस्तों, इसलिए इसका प्रयोग एसिडिटी दूर करने में किया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से गंधीय सूचक है। तो गंधीय सूचक यानी जिसकी गंध से एसिड और बेस का पता चलता है, गंध से कोई इनमें परिवर्तन होता है। तो ये गंधीय सूचक हैं, जैसे वेनिला है, प्याज है, लौंग है। ये तो दोस्तों ये सभी गंधीय सूचक होते हैं। वेनिला का तेल है, प्याज है जो अपन प्याज काम लेते हैं, वो भी गंधीय सूचक है, इसका प्रयोग भी किया जाता है। ये जब चैप्टर पढ़ाया है मैंने इस चैप्टर को, इसका भी वीडियो इसके अंदर है, तो उसमें विस्तार से समझा रखा है कि ये गंधीय सूचक क्या होते हैं। वो यहाँ तो क्वेश्चन आंसर है, अपन विस्तार से नहीं समझा सकते, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि वेनिला है, प्याज है, लौंग है, ये तीनों ही गंधीय सूचक हैं। और तो इसलिए इसमें क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन गंधीय सूचक है, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे, ये गंधीय सूचक होते हैं दोस्तों। ये 10th लेवल के CBSE, RBSE और ICSE बोर्ड के क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्टली सामान्य विज्ञान में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इनको सारों को ध्यान से आपको करना चाहिए और सुनना चाहिए। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस का गुण है। हाइड्रोजन गैस में क्या गुण होता है? वो स्वयं जलती है, या जलने में सहायक है, या जलने में बाधक है दोस्तों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन गैस का एक महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों कि वो स्वयं जलती है। हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है, तो इसमें A ऑप्शन सी हो गया। और वो भी जलती भी कैसे है? फट की आवाज में, विस्फोट के साथ जलती है। ये महत्वपूर्ण गुण है हाइड्रोजन गैस का। जबकि जलने में सहायक हाइड्रोजन गैस नहीं होती दोस्तों, जलने में सहायक होती है O2 गैस। ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक होती है। तो जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस है वो स्वयं जलती है और विस्फोट के साथ जलती है। तो ये प्रश्न कई एग्जामों में आया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लें दोस्तों और समझ लें। तो इसलिए अब अपन जैसे अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11, धातु अम्ल। धातु और अम्ल आपस में क्रिया करके एक गैस देते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातु और अम्ल क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं दोस्तों। तो धातु है, जब धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लोहा है, सोना, चांदी, ये अम्ल के साथ, अम्ल एसिड के साथ यानी मेटल है वो एसिड के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर होगा आंसर हाइड्रोजन गैस।
तो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस से दोस्तों निकालता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11 नंबर। और नंबर 12 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चूने का पानी जिसको अपन कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, उसको अपन चूने का पानी कहते हैं, में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है। ये दूधिया रंग दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, इसलिए ये चूने का रंग है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन चूने का रंग कौन सी गैस प्रवाहित है, यहाँ पूछा गया कौन सी गैस प्रवाहित करें इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि ये दूधिया रंग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ जैसे पता चल रहा है कि इसमें CO2 जो है CO3 बन रहा है यहाँ, तो निश्चित है कि देखने से सूत्र अगर अपन को पता है तो अपन डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी CO2 गैस, क्योंकि यहाँ CO3 आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब कोई ना कोई CO वाली गैस ही होगी और यहाँ और ऑप्शन में CO2 गैस है ये। तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया दोस्तों हो जाता है। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो, एग्जाम में जरूरी है आपके लिए बहुत ही फायदा। फिर निम्न में से कौन सा पदार्थ CaCO3 का बना हुआ है दोस्तों, ये भी बड़ा ही रोचक प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये Ca कैल्शियम है, CO3 कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में इसको कहते हैं, इसमें इसी की अपनी जो चौक होती है ना जो अपन पढ़ाते हैं बोर्ड पर, वो भी दोस्तों इसी की बनी रहती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3, इससे कौन से इनमें में से कौन है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, संगमरमर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी चूना पत्थर हुआ, खड़िया पत्थर हुआ, संगमरमर हुआ, ये सभी ही कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। फिर जल में अम्ल को घोलने पर कौन से आयन देते हैं? जब भी किसी जल को अपन अम्ल में डालते हैं तो वो कौन सा आयन देगा दोस्तों? जल है जिसको H2O कहते हैं अपन या HOH भी कहते हैं, उसको जैसे ही अम्ल में घोलेंगे तो वो किस प्रकार के आयन देंगे? तो इसमें एक ऑप्शन है OH- आयन, दूसरा है H+ आयन, तीसरा A व B दोनों दोस्तों, और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी किसी जल को अम्ल में घोलते हैं तो वो दोनों ही प्रकार के आयन देते हैं, H+ और OH-। या अम्ल को जल में डाल दें तो भी वो दोनों ही आयन देंगे, तो ये इसमें ऑप्शन ही हो गया सी। फिर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, जल में OH आयन देता है, जल में सिर्फ OH- आयन कौन देता है? OH- आयन कौन देता है जल में? तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि H+ आयन देता है, जो भी H+ आयन देता है वो एसिड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और जो जल में OH, ये एसिड दोस्तों, और जो OH- आयन देता है जल में, OH-, उसको अपन बेस कहते हैं दोस्तों, बेस यानी क्षार, बेस यानी क्षार। तो इस प्रकार ये बेस हो गया, बेस को ही अपन क्षार कहते हैं, BaSe। तो ये जल में OH आयन देता है तो इसके अम्ल नहीं हो सकता क्योंकि अम्ल एसिड है, एसिड तो H+ देता है, और क्षार है, क्षार जिसको अपन बेस कहते हैं, इसको आंसर हो गया बेस दोस्तों। तो जल में है वो OH आयन सिर्फ बेस देता है, जबकि जल में H+ आयन है वो एसिड देता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन हो गया कि जल में कौन सा आयन देता है। उसके बाद में अपन दोस्तों आगे चलते हैं कि अम्ल व क्षार प्रकृति का माप करने वाले यंत्र का नाम क्या है? यानी अम्लीयता, किसी भी चीज जल है या कोई भी विलयन है, उसकी अम्लता व क्षारीयता मापने का कौन सा उपकरण है ऐसा? तो दोस्तों उसमें जैसे ऑप्शन में पहले में दे रखा pH स्केल, दूसरे में दे रखा pOH स्केल, तीसरे में देगा pHOH स्केल और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसको सिर्फ जो अम्लीय व क्षार की प्रकृति का पता लगाना है किसी विलयन का, तो उसके लिए सिर्फ pH स्केल ही काम आता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया जिसमें pH स्केल दे रखा है, ये राइट आंसर है। फिर उदासीन विलयन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो pH स्केल होती है उसमें 1 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं।
और उसके लिए आगे समझाया गया है कि पीएच स्केल क्या है। तो इसमें ए यानी उदासीन विलयन है, तो उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है, या पीएच 2 होता है, या पीएच 7 होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमेशा उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि या तो ऐसे आ जाता है कि पीएच 7 वाला विलयन क्या कहलाता है, या उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है, तो पीएच 7 होती है। तो पीएच 7 से जो अधिक वाले हैं जैसे पीएच 8, 9, ये तो बेस कहलाते हैं। पीएच 7 से अधिक हैं वो तो, और पीएच 7 से जिसकी पीएच कम होती है जिन विलयनों की, जैसे 4, 3, 2, 1, ये एसिड कहलाते हैं दोस्तों। तो ये अम्ल है। जो पीएच 7 से ज्यादा है वो क्षार कहलाते हैं, और पीएच 7 से कम है वो अम्ल कहलाते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एग्जामों में पूछा जाता है कई बार। पर ये भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि शुद्ध जल की, क्वेश्चन नंबर 18, कि शुद्ध जल की पीएच क्या होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो शुद्ध जल की प्रकृति होती है, तो शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन अलग अलग पर घूम के आते हैं, लेकिन उसका आंसर लगभग वही रहते हैं दोस्तों। तो जैसे अपन शुद्ध जल की प्रकृति है क्या है, तो शुद्ध जल स्वादहीन होता है, ऑप्शन ए। दूसरा बी कि पीएच उसका 7 होता है। तीसरा शुद्ध जल उदासीन होता है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये इसमें सभी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि शुद्ध जल है उसमें कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होता है, फीका होता है, ये भी सही है। और पीएच 7 होता है उसका, ये अपन ने अभी जिक्र किया था। और उदासीन होता है, ये भी अपन ने यहाँ ऊपर 17 क्वेश्चन पे अपन ने जिक्र किया है कि वो न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है दोस्तों। और उसकी पीएच 7 होती है, और ये स्वादहीन होता है, यानी इसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। शुद्ध जल की प्रकृति ये तीनों ही प्रकार की होती है, इसलिए अपना आंसर हो गया क्वेश्चन का डी। यानी कि ये उपयुक्त सभी हैं। ये जो स्वादहीन है, पीएच 7 है, उदासीन है, ये शुद्ध जल की प्रकृति होती है। फिर आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, जठर रस होता है। जठर रस दोस्तों किसको कहते हैं? जठर यानी उदर, उदर यानी पेट, अमाशय, अमाशय का जो रस होता है वो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी एसिड होता है, क्षारीय प्रकृति का यानी बेस होता है, या साल्ट होता है, लवणीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अपने को पता है अपने एसिडिटी होती है अंदर, तो वैसे भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं एसिडिटी यानी अंदर पेट के अंदर एसिडिटी होती है, जठर के अंदर होती है, तो वो एसिडिटी अम्ली है, तो उस जठर रस हमेशा अम्लीय ही होता है। फिर दोस्तों आता है कि दुर्बल एसिड है, दुर्बल अम्ल है, यानी दुर्बल एसिड है। तो चूंकि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, CH3COH, जिसमें सब में देखो HH है, तो ये है एसिड सब। जो इनकी पहचान ये है कि HH है इसमें, इसलिए एसिड है। अब इसमें दुर्बल यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चले दोस्तों? तो जब इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं अपन, तो जो H+ आयन जो ज्यादा, जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, यानी प्रबल अम्ल कहलाता है। और जो जितना कम उसमें आयोनाइजेशन होगा उसका, यानी वो उसमें कम घुलेगा चलिए विलयन में, और वह कम H+ आयन देगा, और तो वो वीक एसिड कहलाता है। तो ये तीनों ही जो फर्स्ट A, B, C, जिसको HCl है, HNO3, H2SO4, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें वीक आ गया दोस्तों कौन सा? CH3COOH, जिसमें H पीछे लगा हुआ है, ये वीक एसिड कहलाता है, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। तो इसमें सबसे दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये जल में घुलकर H+ आयन जल में डिजोल्व होकर H+ आयन देता है, लेकिन वो बहुत ही लो क्वांटिटी में देता है, इसलिए इसको दुर्बल एसिड कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 21 में हमारे शरीर की पीएच है, ये भी देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे शरीर की पीएच क्या होती है, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर की पीएच क्या है। तो इसमें दे रखा है आपके 7.5, pH 3, pH 9, pH 10। तो दोस्तों ये सभी बेस, जैसे 7 से कम है वो तो एसिड है, तो ये एसिडिक हो गया, और ये 7 से ज्यादा है सभी, तो ये बेस हो गया। तो हमारी उदासीन के लगभग होती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। हमारी शरीर की पीएच होती है 7.5, थोड़ा सा सारी आप समझ लो कि होती है पीएच। और उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्लीय वर्षा की पीएच होती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। जो अपनी वर्षा होती है और जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं कई बार, तो उसकी पीएच कितनी होती है? तो उसकी पीएच जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है pH 5.2 होती है,
या pH 6 होती है या pH 8 होती है या pH 7 होती है। तो दोस्तों इसमें भी पहला ऑप्शन है कि इसकी pH 5.2 होती है, यानी 7 से कम ही होगी, क्योंकि अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन है तो उसकी pH एसिड नाम आ गया तो 7 से कम ही है। अब 7 से कम यानी ये दो ऑप्शन तो अपने आप C और D तो निकल गए बाहर, तो इन दोनों में से होगी, या तो pH 6 होगी या pH 5.2 होगी। तो दोस्तों इसकी 5.2 pH होती है एसिडिक रेन की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उस या इससे कम भी हो सकती है लेकिन 5.2 से ज्यादा नहीं होगी। उसी प्रकार ये हमारे शरीर की यानी अपनी बॉडी की pH दे रही है, वो थोड़ा सा क्षारीय है, ये थोड़ा सा मतलब कम अम्लीय है, जिसको अपन कहते हैं उदासीन के लगभग है। उसी प्रकार दोस्तों 23 क्वेश्चन नंबर है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि नींबू में अम्लीय है ये नींबू, संतरा, इमली, टमाटर जो खट्टे हैं वो सब अम्लीय, लेकिन इसमें से अम्ल कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल है, तो वो नींबू में अम्ल है ए, सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल दोस्तों किस में होता है, बता सकते हो क्या? टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों इमली में, और ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में, एसिडिक एसिड दोस्तों होता है सिरके में। तो इस प्रकार ये अलग अलग एसिड हैं, ये भी अपन को दोस्तों तैयार करना चाहिए कि कौन सा एसिड है वो किस में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो उसका सूत्र है बड़ा आसान है दोस्तों। पहला दे रखा है कैल्शियम SO4 सल्फेट और 1/2 H2O यानी आधा पानी जल, ये हाइड्रेट के रूप में होते हैं। दूसरा है कैल्शियम सल्फेट 2 H2O यानी 2 मात्रा में जल हाइड्रेट के रूप में। तीसरा कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट और आधा H2O जल का जुड़ा हुआ है। और यहाँ है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और 2 H2O जल का जुड़ा। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे ये ऑप्शन दोनों आपको सेम से लग रहे होंगे A और C, क्योंकि दोनों में देखो यहाँ सिर्फ कैल्शियम है यहाँ कॉपर है, तो ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है ऐसी चीजों में कि यहाँ तो CaSO4 है और यहाँ CuSO4 है। अब जिसका ध्यान से नहीं पड़ा होता है तो ऐसे अगर ऑप्शन आते हैं तो वहां पर वो भ्रमित हो जाता है। तो ये इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कॉपर है, ये तो तांबा है, तो तांबा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चनों में। तांबा है वो भूरे रंग का होता है, तो वो कॉपर, अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें डॉक्टर है वो प्लास्टर बांधता है जब हड्डियां टूट जाती है तो व्हाइट कलर का होता है, तो ये तांबे वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कॉपर, यानी ये दोनों ही गलत हो गए। तांबे वाला ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता दोस्तों, न ये कॉपर सल्फेट हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन बचा CaSO4 वाली, ये दोनों, इन दोनों में इसमें तो आधा जल दोस्तों, आधा जल का आधा अणु है और इसमें जल के 2 अणु है, तो आधा अणु वाला है वो ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, यही सूत्र होता है। तो CaSO4 और डॉट 1/2 H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और जहां पर H2O इससे 1.5 बढ़ गया यानी ये 2 आ गया, ये दोस्तों जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम का ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का क्या सूत्र है। जिप्सम जो कि अपन सीमेंट में मिलाते हैं, तो ये जिप्सम का सूत्र हो गया, जिप्सम, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। यानी सिर्फ जल की मात्रा में अंतर है दोस्तों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में सिर्फ जल की मात्रा में। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2O जल होता है, इसमें 2 H2O जल होते हैं, बस साथ में जुड़े हुए हैं हाइड्रेट के रूप में जैसे ये। तो ये ही प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में अंतर होता है, तो ये कई बार एग्जामों में आ जाता है दोस्तों। ये दोस्तों है कि निम्न में से कौन सा विलयन लाल को नीला कर देता है, रेड को ब्लू कर देता है दोस्तों। तो इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, रेड को ब्लू कर देता है, तो रेड को ब्लू करने वाला क्षार कहलाता है दोस्तों। तो ये सब में इसमें देखना पड़ेगा आपको कि pH 7 से कम है वो तो अम्ल है, तो ये भी अम्ल हो गया, ये भी अम्ल हो गया और ये भी अम्ल हो गया। तो क्षार सिर्फ एक ऑप्शन में है pH 10 वाला, तो ये क्या करेगा दोस्तों, लाल को नीला कर देगा।
तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि रेड को ब्लू है वो कौन करता है, बेस करता है दोस्तों, बेस। तो बेस करता है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, तो मैंने अभी बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है वो प्लास्टर के रूप में उपयोग होता है दोस्तों, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टर के रूप में उपयोग होता है। जैसे डॉक्टर है वो प्लास्टर बांधता है तो वो प्लास्टर के रूप में उपयोग होता है। या खिलौना बनाने में, जैसे अपने सुंदर सुंदर ये सड़क के किनारों पर कुछ खिलौना बना के भगवान की मूर्तियां ये बनाए रखते हैं, तो उस खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और सतह को चिकना बनाने में, यानी अपने जैसे दीवार है, घर का अंदर का इंटीरियर है, उसमें अपन व्हाइट वॉश करके जो प्लास्टर करते हैं, वो प्लास्टर यानी सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग होता है, यानी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सभी उपयोग है दोस्तों। ये मैंने मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनाए हैं जिसमें कि सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाए, बहुत सारा मैटर आपके सामने आ जाए। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं कि लगभग आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाए। जैसे अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 क्वेश्चन है, लेकिन इन 2 क्वेश्चनों में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगभग संपूर्ण नॉलेज आ जाए आपके कि इसका ये उपयोग है सारे, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ये मैंने 30 क्वेश्चन हैं, कहने में 30 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें 60 क्वेश्चन भरे हुए हैं दोस्तों, 60-70 क्वेश्चन। तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। अगर इससे एसिड, बेस और साल्ट या अम्ल क्षार लवण से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन आते हैं, तो जो मैंने बताए हैं ये 30 क्वेश्चन संख्या में 30 हैं, लेकिन है डबल, इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। ये अपन के प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर की सेकंड द्वितीय सीरीज है। ऐसे अपने आगे से आगे निकालते रहेंगे चैप्टरों के आधार पर। पहले साइंस की चलेगी, फिर आर्ट्स की चलेगी, इस प्रकार अलग अलग विषयों की चलती रहेगी दोस्तों। आप देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास तुरंत इसकी सूचना पहुंचे। धन्यवाद, आपका प्रिय महेश सिंह राठौर।